बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरी होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो आज के लिए हम उसी को देखने की बात करते हैं। 2 सेशन में इसकी वीडियो बनाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। सो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? हम इसको जनरली किस तरह से लिखते हैं, HRM, that is a combination of 3 words. First is human, second one is resource, and third one is management. तो ह्यूमन एस्पेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स आ जाता है, ठीक है, इक्विपमेंट, मशीनरी एट्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज़ द ह्यूमन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 लफ्ज़ हमें क्या हेल्प कर रहे हैं कि ये जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो किस एस्पेक्ट में होगा, दैट इज़ ह्यूमन, और ह्यूमन इज़ टेकन एज अ रिसोर्स। तो रिसेंट टाइम्स में हम इसको एक और अच्छे वर्ड से जानते हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसके बगैर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर मैनेजमेंट को देखते हैं तो ये पुराना एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट होती क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुई? एक प्रोसेस हुआ जिसमें हम ह्यूमन एस्पेक्ट को प्लान भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं और लीड और कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। यानी ये तो एक जनरल आ गया। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो इज़ अ प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस किसको कहते हैं? वो चीज़ जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 जिस तरह से भी हम लेकर चलें तो हम कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब इट्स अ प्रोसेस ऑफ, अब हमारे पास बेसिकली ना इसके 4 फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, 3 और 4, ठीक है जी। पहला इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज स्टाफिंग। दूसरे को हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरे को हम कहते हैं मोटिवेशन। और चौथे को हम क्या कहते हैं जी? रिटेंशन। कुछ ऑथर्स इसको मेंटेनेंस के मानों में भी लेते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये आज वाला लेक्चर जो है वो किसके इर्द गिर्द चलेगा? दैट विल बी अराउंड दीज 4 फंक्शंस। पहला फंक्शन हमारे पास क्या आ गया जी? दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में ना 4 हमारे पास सब फंक्शन आ जाते हैं। पहला सब फंक्शन है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा सब फंक्शन हमारे पास आता है जॉब एनालिसिस। तीसरा सब फंक्शन किसका आ जाता है जी? रिक्रूटमेंट का। और चौथा दैट इज रिलेटेड विद सिलेक्शन। इन्हीं चारों चीज़ों को हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या? बेसिकली दिस डील्स विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें ना कुछ ये चार्ट्स याद होंगे, ये हम कुछ इस तरह से इकोनॉमिक्स में बनाया करते थे। ये एक कर्व, ये दूसरा कर्व। इस कर्व को हमने DD कर्व कहा था जी, और इसको S। तो ये डिमांड को शो करता है और ये किसको शो करता है? सप्लाई को। अब भैया हम पढ़ते थे कमोडिटीज़ के हवाले से, और इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पे आता था? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में मीट करते हैं और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इसको कमोडिटीज़ को हटा दें और इसके अंदर क्या रख दें? ह्यूमन रिसोर्स को। ये डिमांड है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस आ गया जो कि डील करता है ह्यूमन डिमांड एंड सप्लाई को। अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। उन कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशंस हमें किस अंदाज में लेके चलती हैं जी। फर्ज करते हैं जी, डिमांड, पहली चीज़ क्या आ गई? डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। ये हमारी ख्वाहिश है। 10 बंदे चाहिए, हमें कितने रखने हैं? 10। अब देखते हैं, अगर हमारी डिमांड 10 की है और हमारे पास सप्लाई 8 की है, अगर हमारे पास डिमांड 10 की है, हमारे पास सप्लाई 12 की है, तो फिर क्या होगा? 10 बंदे रखने, 8 हैं, 2 कम हैं, तो 2 को क्या करोगे? रिक्रूट। अगर 10 चाहिए, 12 हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो 2 को क्या करोगे? रिक्रूट। ये हमारे पास क्या आ गया?
यहाँ पे हम क्या हैं, फुली स्टाफ। तो 3 एक्शंस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के आगे, आइदर वी आर फुली स्टाफ, आइदर वी आर अंडर स्टाफ, तो फिर रिक्रूटमेंट ऑप्शन है, और अगर हम ओवर स्टाफ हैं तो फिर रिक्रूटमेंट हमारा ऑप्शन बन जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सी बात हमने की। अभी भी हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारे पास क्वांटिटी में कितने लोग चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट दूसरे क्यू का आता है, दैट इज़ हमारे पास क्वालिटी में कितने किस किस्म के लोग होने चाहिए। उसके लिए हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, जॉब एनालिसिस से। जॉब एनालिसिस किसको कहते हैं जी, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन अ जॉब। यानी हम किसी तरह से जॉब को एनालाइज करते हैं ताकि उसके बीच में किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, टास्क, व्हाट आर द टास्क विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन अ जॉब। और फिर उन टास्क के हवाले से हमें एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ या अदर करेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए कि वो ये जॉब परफॉर्म कर सकें। सो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को अपनाते हैं। हम इंटरव्यू कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो क्वेश्चनर के थ्रू, डायरी मेथड हो सकता है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, इसके थ्रू हम जॉब एनालिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और अल्टीमेटली 2 आउटकम्स हमारे पास आ जाती हैं जॉब एनालिसिस की, जिसमें हमारे पास JD आता है और JS आता है। JD किसको कहते हैं जी, हम जॉब डिस्क्रिप्शन, और JS किसको कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। सो डिस्क्रिप्शन बेसिकली डिस्क्राइब्स अ जॉब कि उसमें टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका डिजिग्नेशन क्या होगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा। सो ये स्टेटमेंट एक एम्प्लॉय को ये समझाती है कि उसने इस जॉब में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है जी, जॉब स्पेसिफिकेशन ये बताती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म दैट JD वो क्या है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। सो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, स्किल का लेवल क्या होना चाहिए, एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए कि आप ये जॉब परफॉर्म कर सकें। सो अब हमें क्या हुआ जी, क्वांटिटी कितने लोग चाहिए, क्वालिटी कैसे लोग चाहिए, ये दोनों हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो हम इक्विप्ड हैं नाउ कि हम किसकी तरफ जा सकें, रिक्रूटमेंट की तरफ जा सकें। सो लेट मी इरेज द वाइट बोर्ड और फिर हम आगे मूव करते हैं और रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। सो रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या है जी, एक पूल ऑफ कैंडिडेट को इकट्ठा करना, पूल ऑफ कैंडिडेट। 2 चीज़ों में हम इसको डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, या फिर रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें सपोर्ट करता है कि इसमें 2 पार्टीज, वन हु इज़ सीकिंग अ जॉब, तो कैंडिडेट की बात आ गई, एंड द वन हु इज़ ऑफरिंग अ जॉब, ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, कि ये इन दोनों को आपस में मिलाने का काम कर रहा होता है। सो रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास तरीक़ेकार हैं कि हमने पूल ऑफ कैंडिडेट कैसे करना है। ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज में आ सकते हैं। ये हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आउटसाइड भी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम नेम करना चाहें तो इसको हमने कह दिया इंटरनल रिक्रूटमेंट, और अगर हम आउटसाइड जाना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर हमारे पास लार्ज स्केल में लोग चाहिए होते हैं तो हम किसी तरफ चले जाते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। और अगर हमें चंद पोस्ट फिल करनी है जो हायर लेवल की हैं तो फिर हम अपने इंटरनल स्टाफ पर रिलाई कर सकते हैं कि हम उन्हीं में से किसी राइट बंदे को ले लेते हैं। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है और इसके सोर्सेस बिल्कुल आपको अलग नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रमोशंस आ गई, ठीक है, ट्रांसफ़र्स आ गई, ये हमारे पास क्या तरीक़ेकार हैं इंटरनल के। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। कोई रिक्रूटमेंट फर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं, कंपैटिटिव फर्म्स आपके पास आ सकती हैं जहाँ से आप अपने कैंडिडेट्स को ले सकते हैं, एंड मैनी मोर। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्रूटमेंट का एक तरीक़ाकार आ गया कि हम इंटरनली या एक्सटर्नली रिक्रूट करते हुए लोगों का एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट इकट्ठा कर सकते हैं। देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स कि अब हमारे पास पूल हो गया, उसमें हमने क्या करना है जी, हमने सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन किस चीज़ का प्रोसेस हो गया, राइट पर्सन, ठीक है, फॉर व्हाट, राइट जॉब, किस वक्त, राइट टाइम पे, और किस जगह पे, एट द राइट प्लेस। सो एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमें सही बंदा सही जॉब के ऊपर सही वक्त और जगह पे हमें प्रोवाइड कर देता है। सो इसके हमारे पास 8 स्टेप्स आ सकते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है जी, हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, छांटी,
स्क्रीनिंग में हमारे पास कुछ लोग आ गए और कुछ लोग इस प्रोसेस से अनफिट होकर बाहर निकल गए। फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस ले लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एट टाइम वेटेड एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसमें जो वेटेड स्कोर की टर्म्स को पूरा करेगा वो आगे चला जाएगा, दूसरे फारिग हो जाएंगे। और अगर हमारे पास जो कैंडिडेट्स आगे चले गए हैं उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। और जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्लियर करता है, ये कॉपी पेंसिल टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट हो सकते हैं, एट्सेट्रा। और इसमें से फिर हम किधर ले जाते हैं, कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू। सो ये कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू उन चीज़ों को असेस करेगा जो हमने पहले नहीं की, जैसे स्क्रीनिंग में नहीं हो सकती, एप्लीकेशन में या एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में नहीं हो सकती, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाते हैं कि सिचुएशन को वो कैसे टैकल कर सकते हैं। कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू में उसको असेस करते हैं। यहाँ पे RJP इज़ अ टूल दैट कैन बी यूज्ड कि हम रियलिस्टिक जॉब रिव्यू दें ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब दोनों को समझ सकें और उसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड कर सकते हैं दैट दे वांट टू स्टिक विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। वंस कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू में कोई क्लियर करता है तो हम उसको जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। ये जॉब ऑफ़र जो है ये कंडीशंस के ऊपर होती है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल जॉब ऑफ़र। ठीक है, सो ये कंडीशनल जॉब ऑफ़र आपने दे दी। कंडीशंस क्या हैं, वो 7th और 8th स्टेप आपका बनता है, वो मेडिकल और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं, मेडिकल में क्या आ जाता है कि जी आप फिट हैं जॉब के लिए, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड विद द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसको असेस किया जाता है, फिर से ओके। तो फिर आप किसकी तरफ आते हैं, परमानेंट। 5वां स्टेप यहाँ पे लिखना भूल गया था, खैर 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, परमानेंट जॉब ऑफर, एक इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट सेशन, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और हमने पहला फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का उसको पढ़ा, प्लानिंग कह रहा हूँ, मैनेजमेंट का पढ़ा, जो कि स्टाफिंग से रिलेट करता था। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। थैंक यू।